हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग पीछे सेशन में देखे थे सर्किल में टैंजेंट के बारे में, यानी कि स्पर्श रेखा के बारे में। और उसी कड़ी में फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। टैंजेंट से रिलेटेड जो कुछ और प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यह कहता है कि आपके पास दो सर्कल है ना, दो सर्कल है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट पी और क्यू पे, है ना। दोनों सर्कल का सेंटर आपका O1 और OT दिया हुआ है, ठीक है। तो दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉमन कोड का फॉर्मेशन होता है। सोचिए कि PQ आपका कॉमन कोड है ना। अब यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है कि AB है और CD है, जो आपको समझिए कि आप दोनों सर्किल का ये कॉमन टैंजेंट है। और जो कॉमन कोड है ना, इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं ना, तो आपका जो कॉमन टैंजेंट है यानी कि कॉमन आपका स्पर्श रेखा, उसको X और Y पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली कट कर रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, आपका जो AB लेंथ ऑफ टैंजेंट का स्क्वायर है इक्वल टू आपका होता है XY का स्क्वायर माइनस कॉमन कोड का स्क्वायर, है ना। AB का स्क्वायर क्या हो गया आपका, कॉमन टैंजेंट है उसके लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू आपका XY का स्क्वायर माइनस कॉमन कोड के लेंथ का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, हमको इसको प्रूव कैसे करेंगे ना, इंपॉर्टेंट बात यह कि इसको हम लोग सोचेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या होता था, सर्किल होता था, वहां पे क्या होता था, देखिए सर्किल में अगर सोचिए कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट होता था, वहां से एक समझिए कि एक टैंजेंट ड्रॉ करते थे, और ये क्या होता था, सेकंड होता था। जैसे अज्यूम कर देखिए पॉइंट T होता था, ये P है, ये Q और है ना, ये सेकंड होता था। तो हम लोग क्या रिजल्ट यहाँ पे पढ़े थे, TP का स्क्वायर इक्वल टू TQ इंटू TR, ये पढ़े है ना, TP का स्क्वायर इक्वल टू TQ इंटू TR। हम लोग हर चीज को बिल्कुल बेसिक से उठा करके पढ़ेंगे और पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सोचिए कि यहां से क्या हो रहा है, AX आपका एक टैंजेंट हो रहा है, और जो देखिए ये आपका सेकंड वन है ना, वो क्या हो रहा है, इसको P और Q पे कट कर रहा है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, AX का स्क्वायर इक्वल टू AX का स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिखोगे, XP इंटू XQ। यहां से देखिए TP का स्क्वायर इक्वल टू TQ इंटू TR। तो सिमिलरली AX का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, XP इंटू XQ, है ना। सिमिलरली यहां देखिए BX का स्क्वायर, अब देखिए इस पॉइंट से अगर हम लोग देखेंगे तो जो छोटा वाला सर्किल है जिसका कि सेंटर आपका O2 है, तो आपको क्या हो जाएगा, XB का स्क्वायर इक्वल टू देखिए इसके लिए भी आपका कॉमन कितना हो जाएगा, आपका XP इंटू XQ, है ना। तो अगेन देखिए XB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, XP इंटू XQ। अब देखिए राइट हैंड साइड में तो दोनों कॉमन है, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, AX का स्क्वायर इक्वल टू XB का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा आपका AX इज इक्वल टू X, ठीक है। एक रिजल्ट हम लोग यहां से लिख लेंगे। सिमिलरली देखिए CY का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले क्या क्या यहां से रिजल्ट होगा उसको हम लोग कंप्यूट करते हैं। CY का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, CY का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, YQ इंटू YP, यही लिखेंगे ना, YQ इंटू YP। सिमिलरली देखिए YD का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस पॉइंट पे देखिए इस पे भी टेंजेंट है, तो YD का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, YQ इंटू YP, सेम चीज। तो YD का स्क्वायर क्या लिखेंगे आप, YQ इंटू YP। अगेन देखिए राइट हैंड साइड कॉमन है दोनों, यानी कि क्या हो गया आपका, यहां से लिख सकते हैं CY इक्वल टू YD, लिख सकते हैं ना। अब देखिए हमारा क्या है, ये आपका कॉमन कोड है ना। अब सेंटर से जो इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दोनों आपस सेंटर से ये कॉमन यहां से तो क्या हो जाएगा, ये सोचिए कि कोई आप अज्यूम कर लीजिए कि T पॉइंट है ना, तो क्या होता था आपका PT इक्वल टू TQ, है ना। सेंटर से कोई जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे कोड पे, वो क्या होता था, इसको इक्वली बाइसेक्ट करता था, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे यहां से एक और रिजल्ट, PT इज इक्वल टू TQ, है ना। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब देखिए हम लोग क्या निकलेगा आपका, AX इक्वल टू XB हो गया, CY इक्वल टू YD, PT इक्वल टू TQ, है ना। अब देखिए AX प्लस XB किसके बराबर है, AB के बराबर है, और आपका AX इक्वल टू XB है, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB बाई 2, है ना। और CY इक्वल टू आपका कितना है, YD, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
सी डी बाई आपका 2 लिख सकते हैं, क्योंकि सी बाई प्लस बाई डी इजकल टू सी डी है। इसका मतलब हम लोग क्या होगा, सी बाई इजकल टू बाई डी इजकल टू सी डी बाई 2। अब पी टी इजकल टू टी क्यू है, तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, इजकल टू आपका लिख सकते हैं पी क्यू बाई 2 लिख सकते हैं। देखिए एक और रिलेशनशिप यहाँ पे बनेगा, वो बहुत ही यूजफुल है, तो उसको हम लोग कैसे बनाने का कोशिश करेंगे। अब देखिए आपका ये क्या है, आपका कॉमन कोड है, तो ये सोचिए कि आपका ये क्या है, टेंजेंट है ना। तो दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो क्या होता है यहाँ पे आपका जो कॉमन टेंजेंट का लेंथ होता है ना आपका, वो बराबर होता है ना। इसको हम लोग थोड़ा और आगे प्रूव करें, यानी कि ए बी इक्वल टू क्या किसके बराबर हो जाएगा, आपका सी डी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू सी डी, लेंथ ऑफ कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट इक्वल होता है, ठीक है ना। इसका मतलब यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकल जाएगा आपको, ए बी इक्वल टू सी डी के बराबर है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू सी वाई लिख सकते हैं, हाँ। इसलिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट ए एक्स इक्वल टू सी वाई, ठीक है। यानी कि एक्स का स्क्वायर इक्वल टू सी वाई का स्क्वायर। तो देखिए एक्स का स्क्वायर कितना है, यानी कि हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, जब एक सी वाई के बराबर है तो एक्स का स्क्वायर भी सी वाई का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख रहे हैं आप, एक्स पी इंटू एक्स क्यू, है ना। एक्स स्क्वायर क्या लिख रहे हैं, एक्स पी इंटू एक्स क्यू, है ना। सी वाई स्क्वायर को क्या लिख रहे हैं आप, बाई क्यू इंटू बाई पी, ठीक है। अब देखिए एक्स पी है आपका ये, और आपका एक्स क्यू है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा ब्रेक कीजिए। एक्स पी को हम लोग एक्स क्यू को क्या लिख सकते हैं, आप एक्स क्यू को लिख सकते हैं ना, एक्स पी प्लस पी क्यू, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू बाई क्यू है आपके पास, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, बाई क्यू इंटू बाई पी की क्या लिख सकते हैं आप, बाई क्यू प्लस क्यू पी, बाई क्यू प्लस क्यू पी या पी क्यू, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, क्या लिखेंगे ऐसे, एक्स पी का स्क्वायर प्लस एक्स पी इंटू प्लस एक्स पी इंटू पी क्यू, इसका तो क्या लिखेंगे आप, बाई क्यू का स्क्वायर प्लस बाई क्यू इंटू पी क्यू, हाँ। अब इसको हम लोग इस साइड में ले आते हैं, तो देखिए यहां से कैसे लाएंगे आप, इसकी तरफ लाएंगे एक्स पी का स्क्वायर माइनस बाई क्यू का स्क्वायर प्लस एक्स पी इंटू पी क्यू माइनस बाई क्यू इंटू पी क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स पी माइनस बाई क्यू, है ना, कॉमन हो रहा है, इंटू एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस पी क्यू इंटू एक्स पी माइनस बाई क्यू इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका, इसको हम लोग थोड़ा यहां से लिख ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स पी माइनस बाई क्यू इंटू एक्स पी प्लस बाई क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। और देखिए ये टर्म तो कभी 0 के बराबर हो गए नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, एक्स पी इक्वल टू बाई क्यू, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फ्रेंड्स, एक्स पी इक्वल टू आपका किसके बराबर हो गया, आपका बाई क्यू के बराबर हो गया, एक्स पी इक्वल टू आपका बाई क्यू के बराबर हो गया, है ना। तो हमारे पास जो भी रिजल्ट है उसको आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इसी रिजल्ट के थ्रू हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, है ना। ये चीजों को बहुत अच्छे से जानना बहुत जरूरी था। अब देखिए इसको प्रूफ करने में कितना देर लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, हम लोग 2 मिनट में इसको प्रूफ कर देंगे। तो देखिए इसको अब हम लोग मिटाते हैं, और जो जो रिजल्ट है उसको आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे अब हम लोग को निकालना किसके बराबर, और जो हमारा रिजल्ट निकालना है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना आता है, एच वाई का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। इसको हम लोग अब कैसे सोचते हैं, देखिए
इंपॉर्टेंट बात ये है ना। अब देखिए ये टैंजेंट है आपका, है ना, टैंजेंट है तो सेंटर से जो रेडियस होता है वो क्या होता है आपका टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये हो गया आपका ऐसे। अब हम लोग इसको OX को मिला देते हैं। देखिए अगर हम लोग OX का स्क्वायर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे यहां से, OX का स्क्वायर लिखना चाहेंगे यहां से तो आप क्या लिख सकते हैं। अगर इसका हम लोग रेडियस को अज्यूम कर लेते हैं कि r के बराबर, ठीक है, रेडियस आपका r के बराबर, तो ये O1x का स्क्वायर क्या लिखेंगे आप, O1x का स्क्वायर लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे r स्क्वायर प्लस O1t का स्क्वायर, या फिर r जैसे लिख लेते हैं r का स्क्वायर हो गया ना, ये O1a O1a का स्क्वायर प्लस ax का स्क्वायर है ना, यानी क्या हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस ax का स्क्वायर। ये आपके पास एक कंडीशन है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा आपका O1x का स्क्वायर लिखना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए O1x का स्क्वायर लिखना होगा तो हम लोग यहाँ पे भी तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो O1x का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे आप O1t का स्क्वायर प्लस tx का स्क्वायर। O1x का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं O1t का स्क्वायर, है ना, O1t का स्क्वायर प्लस tx का स्क्वायर, ठीक है, tx का स्क्वायर। इसके पास इक्वेशन 2 बना। अब देखिए O1t को हम लोग को एलिमिनेट करना है, O1t को हम लोग को एलिमिनेट करना है। तो अगर O1t को आपको एलिमिनेट करना है तो O1t को एलिमिनेट करना तो इसको हम लोग यहां से पीछे मिलाते हैं। अगेन देखिए इस सर्किल के लिए क्या होगा, ये क्या होगा, ये तो रेडियस के बराबर ही होगा ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं O1t का स्क्वायर तो क्या लिख सकते हैं O1p का स्क्वायर माइनस pt का स्क्वायर, ठीक है। देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं O1t का स्क्वायर इक्वल टू O1p का स्क्वायर माइनस pt का स्क्वायर, है ना। O1p यानी कि आपका हो गया r स्क्वायर माइनस pt का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका O1x का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस pt स्क्वायर प्लस dx का स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन अगर 3 मान लें तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 और 3 में क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका बराबर है, इसका मतलब हम लोग को क्या लिखेंगे सीधा r स्क्वायर प्लस ax का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस pt का स्क्वायर प्लस dx का स्क्वायर। आपका r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना, यानी कि आपको क्या मिल रहा है आपका ax का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए ax का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है आपका ax का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है tx का स्क्वायर, है ना, या tx का स्क्वायर को आप लिख सकते हैं xt का स्क्वायर माइनस pt का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, ax इक्वल टू क्या पढ़े थे, सारी चीजों को तो हम लोगों ने प्रूव किया था। ax इक्वल टू क्या था आपका ab/2 प्रूव किए थे, है ना। tx इक्वल टू हम लोग क्या प्रूव कर दिए थे, अगर देखिए अगर हमारे पास tp इक्वल टू tq है ना, और आपका px इक्वल टू आपका qy था, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा xt इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपका ty के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यानी कि इससे क्या लिख सकते थे हम लोग यहां से xt इक्वल टू ty। कारण क्या था pt आपका pq के बराबर है ना, और xp आपका qy के बराबर प्रूफ कर चुके थे हम लोग, तो आपके इसका मतलब क्या हो गया आपका xt इक्वल टू ty, यानी कि xt इक्वल टू आप क्या लिख सकते थे आप x y y, है ना, सब हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। और अगेन देखिए हो गया। अब pt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, pt को लिख ही सकते हैं pq/2, देखिए आपका क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x है उसको क्या लिख सकते हैं ab/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू xt को क्या लिख सकते हैं हम लोग xy/2 का होल स्क्वायर माइनस ab/2 का होल स्क्वायर, है ना। इसको हम लोग थोड़ा और ओपन करते तो क्या लिखेंगे आप ab का स्क्वायर/4 माइनस इज इक्वल टू xy का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ab का स्क्वायर/4, यानी कि क्या होगा अगर 1/4 कॉमन हो जाए तो क्या लिख सकते हैं इसको ab का स्क्वायर इक्वल टू xy का स्क्वायर माइनस
ए बी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। देखिए ये आपका कंप्लीट रिजल्ट हो गया। चाहते तो हम लोग इसको बहुत सारे स्टेप को हटा करके फटाफट कर सकते थे, लेकिन आपको एक्चुअली हमारा मोटा यहाँ पे सिखाना, इसलिए हमने स्टेप को थोड़ा बढ़ाया। हाँ, अब देखिए इस टाइप का कभी भी आपके पास कोई सवाल आ जाए तो आपको बनाने में कितना देर लगेगा, है ना। कभी कभी आपको इससे रिलेटेड पूछ सकता है कि इस रिजल्ट में पूछ सकता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स टी का स्क्वायर, है ना, माइनस पी टी स्क्वायर पर भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन आप अगर कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग है तो आप तुरंत विजुअलाइज कर लेंगे ना, तो जैसे ही आप थोड़ा सा अपने आंखों को बंद करेंगे रिजल्ट आपके सामने होगा। अब देखिए एक एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है ना, यहाँ पे ये दिया हुआ था आपको एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टी माइनस पी टी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये बी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आया हुआ अभी एग्जाम में, आपका एक्स वाई का वैल्यू पूछ दिया गया था। एक्स वाई का वैल्यू था आपका 5, है ना, और आपका पी क्यू का वैल्यू था आपका अज्यूम कीजिए कि 3। तो आपसे ए बी का वैल्यू पूछा जाएगा, तो आप कितना दे जाएगा आपको, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, है ना। तो ए बी का स्क्वायर लिखना भी होगा तो आप क्या लिखेंगे एक्स वाई का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, इनकी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 4 का स्क्वायर, इनके ए बी का इक्वल टू 4। ये आपका राइट आंसर जाता है। तो आप इस तरीके से चीजों को आसानी से सोच सकते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि फ्रेंड्स ये आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे टैंजेंट के बारे में। 2 सर्कल है हमारे पास, तो कितना कॉमन टैंजेंट हो सकता है उस पर। कर अज्यूम कीजिए कि हमारे पास 2 सर्कल है ना, जो एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, उस स्थिति में हमारे पास उस पर मैक्सिमम 4 टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। 2 सर्किल है, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो उस स्थिति में उस पर हम लोग मैक्सिमम 3 टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। 2 सर्कल है ना, उसमें बोल रहा है कि एक सर्कल है दूसरे सर्कल के अंदर है, ठीक है, तो उसमें हम लोग और पहले सर्कल को टच कर रहा है, तो वहां पे मैक्सिमम कॉमन टैंजेंट कितना होगा आपका 1 होगा। चलिए इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करते हैं। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग और कॉमन टैंजेंट जो होता है और ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट उसके बारे में चर्चा भी करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं हमारे पास अगर 2 सर्कल हो तो उसमें जो कॉमन टैंजेंट होते हैं वो कितने होते हैं, कितने तक हो सकते हैं। तो आप अज्यूम कर लेते हैं केस नंबर 1 है ना। केस नंबर 1 ये आपका है कि 2 टाइम सर्कल्स है आपका जो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं ना, दोनों बाहर बाहर। तो इस पर आपको मैक्सिमम जो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे, ये कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं मैक्सिमम। तो देखिए आपका यहाँ से इसको मिलाए तो ये आपका ये आपका डायरेक्ट टेंजेंट हो गया, दूसरा डायरेक्ट टेंजेंट आपका ये हो जाएगा, है ना। और देखिए टेंजेंट आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। और एक टेंजेंट आपका तो देखिए इस पर मैक्सिमम टेंजेंट कितना जाएगा। देखिए ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को हम लोग क्या लिखते हैं हिंदी में, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट टेंजेंट कितना है, ये और ये आपका क्या हो गया, आपका डायरेक्ट टेंजेंट है ना। अब देखिए ये और आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, 2 सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करे, है ना, दोनों सर्किल बाहर बाहर हो
तो यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम कितना टेंजेंट हो सकता है आपका 4 टेंजेंट है ना, 4 टेंजेंट होगा, जिसमें आपका होगा 2 कितना होगा आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, 2 कितना हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब देखिए केस 2 आपका ये कहता है कि अगर 2 सर्किल हो एक दूसरे को टच कर रहे हो एक्सटर्नली, टच कर रहा है आपका एक्सटर्नली, तो इस केस में आपका कितना टेंजेंट हो जाएगा आपका कॉमन टेंजेंट। देखिए एक आपका ये टेंजेंट होगा कॉमन, आपका एक तरफ से इधर कॉमन टेंजेंट होगा, और एक देखिए ये आपका ट्रांसवर्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप क्या सकते हैं 2 हो जाएगा आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, 1 क्या हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 टेंजेंट है ना। ये दूसरा कंडीशन हुआ फ्रेंड्स। तीसरा कंडीशन क्या होगा, आप ऐसे सोचिए कि दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, उस स्थिति में हमारे पास कितना कॉमन टेंजेंट होंगे। तो देखिए हमारे पास अगर सोचिए कि 2 सर्कल है ऐसे है ना, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन टेंजेंट होगा ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे 2। यहां पे क्या होगा आपका सिर्फ 2 होगा क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे। छोटे छोटे बातें इसको आप लोग अच्छे से समझिए। ये आपका कितना हो गया आपका केस नंबर 3 है ना। इस स्थिति में क्या होगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन टेंजेंट होंगे है ना, और वो दोनों आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे, ट्रांसवर्स यानी कि प्रतिच्छेदी कॉमन टेंजेंट यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए केस 4 है ना, इसको हम लोग थोड़ा मिटाते हैं। केस 4 के बारे में बात करें तो क्या आ जाएगा आपका केस 4, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 2 सर्कल है ना, एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल है जो उसको टच कर रहा है, अज्यूम कर देखिए यहाँ पे टच कर रहा है किसी पॉइंट, तो यहाँ पे आपका कॉमन टेंजेंट कितना होगा आपका, यहाँ पे कॉमन टेंजेंट होगा आपका सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन टेंजेंट होगा। इस केस में क्या होगा आपका 1 कॉमन टेंजेंट होगा। अब देखिए केस 5 आपका ऐसा हो सकता है ना, केस 5 में ये आपका कर रहा है, केस 5 आप ऐसे देख लीजिए, एक सर्कल है इसके अंदर सर्कल है, तो यहाँ पे कितना होगा आपका कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट इस केस में क्या होगा आपका 0 है ना, इस केस में आपका कॉमन टेंजेंट कितना होगा 0। एक बार अगेन देख लीजिए फिर से, अगर हमारे पास 2 सर्किल है ना, दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर रहा है, दोनों एक दूसरे के बाहर है, तो उस स्थिति में आपका कितना टेंजेंट होता है मैक्सिमम 4 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा और 2 क्या होगा आपका ट्रांसवर्स यानी कि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा 2 और प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आपका हो जाएगा 2। अब देखिए 2 सर्किल आपको एक्सटर्नली टच कर रहा हो, हाँ 2 सर्किल एक्सटर्नली टच कर रहा हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 कॉमन टेंजेंट होगा। और देखिए 2 सर्किल एक दूसरे को कट कर रहा हो, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम कितना कॉमन टेंजेंट होगा 2 कॉमन टेंजेंट होगा, वो दोनों डायरेक्ट ही कॉमन टेंजेंट होगा। और फिर एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल है और वो बड़े वाले सर्किल को टच कर रहा है ना, तो उस स्थिति में मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट कितना होगा 1 होगा। और एक सर्किल है जो दूसरे सर्किल के अंदर में है, तो वहां पे मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट कितना होगा 0 होगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए है ना, बहुत इससे आपकी कभी कभी आपको डायरेक्ट सवाल पूछा था। आप देखिए अब हम लोग ये चीज सीख लिया, आप देखते हैं वो लोग डायरेक्ट जो आपका कॉमन टेंजेंट या आपका ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है उसका हम लोग लेंथ कैसे आसानी से निकालते हैं है ना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसका लेंथ क्या होगा, या फिर आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उसका लेंथ हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, इसको नोट कर लिए। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो फिर देखिए हम लोगों ने 2 सर्किल ड्रॉ कर लिया है ना, जिसका सेंटर आपका O1 और O2। यहाँ पे आपका ये कह रहा है कि 2 कॉमन टेंजेंट है, इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसको आप नाम दे सकते हैं AB और आपका CD 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना। अब इस बाजू को लेके आपका जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, आप जूम कर लेके कुछ ऐसा है ना, ये आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जूम कर लेके ये आपका इस तरीके से इस पे आप P और Q पे इसको मिल रहा है ना। दूसरा जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है इसका
समझ लीजिए कोई आर और एस है। देखिए तो आपका यहाँ पे क्या है, आपका ए बी कॉमा सी डी क्या है आपका डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है ना, और पी क्यू कॉमा आर एस क्या है आपका ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। ठीक है, तो जो आपका डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट का लेंथ होता है, अब देखिए अज्यूम करिए कि आपका जो सेंटर्स है ना, दोनों सेंटर्स के बीच का जो लेंथ है इसको हम लोग स्मॉल डी डी मानते हैं ना, डिस्टेंस है ना, वन होती सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर डी है, और अगर अज्यूम कर देखिए अगर रेडियस इसका अगर एक का अगर R1 है और दूसरे का रेडियस आपका R2 के बराबर है, जो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है ए बी या सी डी है ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू आप क्या है यहाँ पे लिखेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी का जो वैल्यू आपका आएगा वो आपका आएगा आपका जो सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का अंडर। ठीक है, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट ए बी इज इक्वल टू सी, इसके बराबर है। आज आपका ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट है पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। वह देखिए इसका रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है ना, तो ये आपका रिजल्ट आता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। इंपॉर्टेंट बात देखिए, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है, उसका जो लेंथ है वो कितना के बराबर है, का ए बी का स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब देखिए अगर इस स्थिति में आप ऐसे सोचिए कि दो सर्किल हो, एक दूसरे को टच कर रहा है, टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है एक दूसरे को, तो यहाँ पे जो आपका डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट होगा, देखिए यहाँ पे सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका R1 प्लस R2 है ना। अगर ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, D इक्वल टू कितना हो गया R1 प्लस, तो यहाँ पे जो आपका होगा ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, D के बदले क्या लिखेंगे R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका 4ab के बराबर होता है 4R1 R2 का अंडर रूट, यानी कि आपका क्या होगा ए बी इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट R1 R2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे आपको बहुत सारे सवाल आते हैं ना, इस कॉन्सेप्ट पे आपको बहुत सारे सवाल होंगे जिसको आपको इसको विजुअलाइज करके आपको समझना होगा। जैसे कि देखिए एक इसी कॉन्सेप्ट पे देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आप सोचिए कि आपके पास दो सर्किल है ना, इसका कॉमन टैंजेंट कुछ है, ये आपका एक कॉमन टैंजेंट है, एक और सर्किल हो रहा है ना, ये दोनों सर्किल को भी टच कर रहा है, ये कॉमन टैंजेंट को भी टच कर रहा है, तो ये जो रिलेशन बनता है आपका 1/√R3 इक्वल टू 1/√R1 प्लस 1/√R2, अगर ये आपको पता है तो विद इन सेकेंड इस रिजल्ट को आप फील करेंगे। जब ये समय आएगा तो वहां पे हम बताएंगे, अभी हम बता दें किस टाइप का भी एक रिजल्ट होता है जो इसी कॉन्सेप्ट से आता है। तो देखिए अब हम लोग तो ये तो जान लें कि होता है, अब ये तो सीख लिया कि रिजल्ट होता है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है, जो कि आपका कॉमन टैंजेंट होता है, या कि सीधी ओवनिस्ट स्पर्श रेखा। अब इसको हम लोग रिजल्ट को प्रूफ कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग कोई भी रिजल्ट हो बिना प्रूफ किए आगे नहीं बढ़े, तो इसको भी हम लोग बिल्कुल कायदे से प्रूफ करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ करेंगे, और एक दो अप्रोच भी सोचेंगे कि और क्या सोच सकते हैं इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए, और क्या सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए, इसको और हम लोग इसको प्रूफ देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दो सर्कल लिया है ना, जिसका सेंटर आपका O1 और O2, इस दोनों का एक कॉमन टैंजेंट है आपका AB है, तो हम लोग को इसका लेंथ निकालना है। तो हम लोग अज्यूम करें तो जो पहले वाले सर्किल है इसका रेडियस हम लोग अज्यूम कर लें कि आपका R1 है, ठीक है, और दूसरे वाला सर्किल है उसका रेडियस क्या है आपके पास R2 के बराबर। अब देखिए रेडियस और टैंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है आपका
90 डिग्री, है ना। अब देखिए, और आपका जो सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है O1 O2, इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि D है ना। O1 O2 इसके तो कितना के बराबर है आपके पास, D के बराबर है। तब देखिए इस रिजल्ट को हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो आपका ये तरीका हो सकता है आपका कि AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ हम लोग कर लेते हैं ना, यहाँ से O2 से। O2 से क्या करेंगे हम लोग, AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए O2 से हम लोग AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सोचिए कि आपका कुछ ये AB के पैरेलल लाइन हम लोग क्या ड्रा कर ली, O2 से समझ लीजिए O2P, ड्रॉ O2P पैरेलल टू किसके, AB के। जैसे हम लोग इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री है ना। जो इंटरनल एंगल का सम होगा कितना होगा, 180 का होगा, क्योंकि दोनों लाइन आपका क्या है, आपका पैरेलल है। अगेन देखिए, तो जैसे ही दोनों पैरेलल हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना। तो आपका क्या बन गया, आपका एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल बन गया आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, ए पी इक्वल टू O2P है ना, ए पी इक्वल टू O2P। आगे देखिए, रेक्टेंगल बन गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, O2P किसके बराबर हो जाएगा आपका, O2P किसके बराबर हो जाएगा आपका, O2P जो बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा आपका, AB के, है ना। तो O2P किसके बराबर हो जाएगा आपका, AB के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, ये एंगल 90 डिग्री है ना। ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, आपका D के बराबर है। तो O1P का जो लेंथ होगा, तो O1P का जो लेंथ होगा क्या होगा आपका, R1 माइनस R2 के बराबर होगा कि नहीं। अब हम लोग देखिए, अगर O2P का लेंथ निकालना है पाइथागोरस लगा करके, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पाइथागोरस हम लोग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, O2P क्या हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। तो यानी कि O2P इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, O2P इक्वल टू AB के बराबर है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना, D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, है ना। किसके द्वारा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम लोग इस तरीका से प्रूव कर सकते हैं। O1P किसके बराबर हो गया आपका, R1 माइनस R2 के बराबर, है ना। क्या किया हम लोग, O2 से AB के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर ली, है ना। अगर चाहते हम लोग तो यहां से भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, B से हम लोग O1 O2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते थे, है ना। B से हम लोग O1 O2 के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते थे। देखिए, B से अगर हम लोग O1 O2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते तब B इसका वैल्यू क्या हो जाता आपका, ये टोटल R1 था, इसका वैल्यू कितना हो जाता आपका, R1 माइनस R2, है ना। ये आपका 90 डिग्री था, है ना। तो यहां से हम लोग फिर अगेन क्या निकाल लेते हैं, आपका ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग को यही तो नहीं कर, देखिए ये 90 डिग्री हुआ तो क्या हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेनस, है ना। ये पी, ये सोच लीजिए कि PQ, यहाँ पे क्या करें हम लोग, BQ, यहाँ पे क्या करें, BQ किसके पैरेलल ले लिए, इस तरीके से भी हम लोग सोच सकते हैं, है ना, कि BQ को हम लोग O1 O2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिए BQ, है ना। यहाँ से हम लोग को BQ का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, BQ हम लोग लिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से O1Q का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, R2 के बराबर है, यानी कि AQ का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, R1 माइनस R2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग पाइथागोरस लगा कर सीधा लिख सकते हैं, AB इक्वल टू अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब फिर देखिए, अब ये कह रहा है यहाँ पे, क्या वैसे सोचिए कि दो सर्कल है ना, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है ना। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात करेगा तो देखिए D का वैल्यू यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, R1 प्लस R2, है ना।
ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। ये आपके पास R1 है, ये आपका R2 है, R1 है। तो यहाँ पे D का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? इस स्थिति में आपका D का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो रहा है आपका? D का स्क्वायर है ना, D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। जब दोनों एक दूसरे को टच करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? AB = R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस C माइनस B का होल स्क्वायर को आप सीधा हम लोग लिखते हैं 4R1 R2, इनका लिखेंगे 2 × √R1 R2 के बराबर है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? AB = 2 × √R1 R2। तो हम लोग इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए जो भी आपका कॉमन टेंजेंट होगा ना उसके सारे का लेंथ इसी के बराबर होगा, है ना। आप सोचिए कि यहाँ से एक ऐसे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते जो इसको कहीं C और D पे मिल रहा है। तो आपका CD का वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपका? D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आपको जैसे मन करे वैसे प्रूव कीजिए, है ना। चीज़ों को आप लोग अच्छे से विजुअलाइज कीजिए और उसके बाद आपको जो मन करे वो कीजिए। आपको सारा दोनों तरीक़े से बता दें कि आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी करे वैसे आप सोचिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा उसका लेंथ क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यहाँ पे क्या है? PQ है ना। या फिर इसको बोल सकते हैं कि प्रतिच्छेदित उभयनिष्ठ बीन, प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट PQ है। इसका हम लोग का लेंथ क्या होगा? देखिए हमारे पास दो सर्कल है जिसका सेंटर आपका O1 है, O2 है ना। इसका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट देखिए, तो रेडियस से टेंजेंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है क्या होता है? उसके परपेंडिकुलर। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। आगे देखिए रेडियस से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के मिलाने वाला एंगल कितना आपका? 90। ये आपका जो भी देखिए रेडियस R1 है, ये आपका R2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? इस लाइन पे क्या है आपका? देखिए लाइन O1P और O2P पे क्या है आपका? देखिए ये दो अगर एंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? ये एक तरह से बोल सकते हैं क्या? अल्टरनेट एंगल, है ना। अल्टरनेट एंगल कितना है आपका? इक्वल है ना। अगर ये 90 है तो ये भी 90। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया आपका? O1P पैरेलल किसको हो गया आपका? O2Q, है ना। तो आपका O1P पैरेलल है आपका। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम में ये लग रहा है ऐसा, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको इस तरीके से बनाते हैं ना। ये Q पॉइंट है, तो आप देखिए O1Q पैरेलल किसके है आपका? आपका O1P के पैरेलल है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक और इम्पोर्टेंट थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं ना। ये करते हैं हम लोग कि देखिए इससे ना हम लोग थोड़ा सा एक इस तरीका का सेगमेंट लेते हैं। इसको O1 को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक इस तरीका का लेंथ लेकर के इसको R2 लेंथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। ये सोच लीजिए कि कहीं कोई पॉइंट आपका R पे मीट कर रहा है, ठीक है। ये आपका सुन कर लेते कोई पॉइंट R पे ये मीट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको R से Q को मिला देते हैं, R से Q को मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर। देखिए एक और क्या है आपका? O1 O2 है। O1 O2 को हम लोग ऐसे मिला दिए। O1 O2 का वैल्यू अगेन यहाँ पे मान लेते हैं कितना? D के बराबर है, ठीक है। O1 O2 का वैल्यू आपका D के बराबर है। अब देखिए हम लोग को निकालना है किसका वैल्यू? PQ का वैल्यू, है ना। अब R1 को क्या किया हम लोग? एक्सटेंड कर दिया ना। इस तरीके से एक्सटेंड किया है कि ये आपका O1 R इक्वल टू R2, है ना। ये हम लोगों ने क्या किया? कंस्ट्रक्शन कर दिया है। और इसके बाद हम लोग इसको इस तरीके से मिला दिया। अब देखिए ये क्या है आपका? O1P पैरेलल किसके था? O2Q के पैरेलल था। अब देखिए O1P का ही तो एक्सटेंडेड पार्ट है ना ये, यानी कि क्या होगा आपका? PR पैरेलल किसके है? O2Q के, है ना। PR पैरेलल क्या हो जाएगा आपका? O2Q के। क्यों? क्योंकि आपका O1P पैरेलल किसके था? O2Q के। देखिए O1P को तो एक्सटेंड कर दिए तो आपका PR आपका पैरेलल हो जाएगा किसके? आपका O2Q का। देखिए ये आपका ये तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? O1R पैरेलल भी हो जाएगा आपका, O1R हो जाएगा आपका पैरेलल O2Q के, ठीक है। और अगेन देखिए
O1R इक्वल टू क्या है, O2Q है, इसके बराबर ये है। दो पैरेलल लाइन है और इक्वल है ना। इसका मतलब क्या होगा, जो अगेन दूसरा लाइन है वो भी आपका एक दूसरे से क्या हो जाएगा, आपका पैरेलल हो जाएगा। हाँ, तो जैसे ये पैरेलल हो गया तो कौन सा ये हो गया, ये एक तरह से आप बोलेंगे पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया आपका, पैरेललोग्राम बन गया। यानी कि O1 O2 QR क्या हो गया आपका, O1 O2 QR आपका क्या हो गया, आपका पैरेललोग्राम हो गया, यानी कि समांतर चतुर्भुज हो गया, है ना। तो यहां से आप क्या देख सकते हैं, आप देखिए हम लोग को लेंथ निकालना है, किसका, PQ का लेंथ निकालना है ना। PQ का लेंथ निकालना है तो यहाँ पे देखिए ये क्या बना रहा है आपका, ये राइट एंगल बना रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए छोड़ दें। देखिए जैसे ही पैरेललोग्राम होगा इसका मतलब क्या होगा, इसका लेंथ भी D के बराबर हो जाएगा, है ना। O1 O2 इक्वल टू RQ हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम, तो ये D के बराबर होगी। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं ना सेंटर से। आप देखिए आपको बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिख रहा हो, क्या आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसको हम लोग बेस मानते हैं, इसको अगर हाइपोटेन्यूज होता है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। यानी कि PQ का स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से PQ का स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, आपको PQ का स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। यानी कि PQ इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, है ना। ये जो है ये कितना का बराबर है आपका, R1 प्लस R2 का। तो हम लोग इसको इस तरीका से सोच सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स आइए अभी हम लोग दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे ये कहता है आपका दो सर्किल है ना, सर्किल दो है जिसका सेंटर आपका O1 और O2 है, जो कि दोनों एक दूसरे से बाहर बाहर है ना, टच नहीं कर रहा, नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका ये बोला जाएगा कि एक ट्रांसवर्सल जो आपका टेंजेंट है AB और आपका दोनों सर्किल के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन है, उसको आपको पॉइंट P पे कट करता है। तो यहाँ पे आपका एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन आता है आपका AP अपॉन PB, है ना। AP अपॉन PB इज इक्वल टू O1A अपॉन O2B इज इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हैं आप O1P अपॉन O2B, है ना। ये रिलेशन आपका बनता है। तो इसको देखिए हम लोग इसको कैसे सोचेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, जो आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उससे हम लोग रेडियस को मिला देते हैं। ये सोचिए कि परपेंडिकुलर, इसका अगर रेडियस हम लोग अज्यूम कर लें R1 है, इसका रेडियस हम लोग अज्यूम कर लेते हैं R2 है, क्या होगा, ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए हम लोग कोशिश करते हैं ट्रायंगल O1AP और ट्रायंगल O2BP को सिमिलर करने का। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये इसके बराबर हो रहा है, ये आपका 90 डिग्री है। तो जो रिमेनिंग एंगल ये है ये ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा। और सोचिए अल्फा है ये, तो ये भी अल्फा, ये तो 90 है ये, अगर ये बीटा है तो भी आपका बीटा हो जाएगा। हाँ। तो हम लोग इसे क्या प्रूफ कर पा रहे हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल O1AP, ट्रायंगल O1AP, है ना, सिमिलर किसका, ट्रायंगल O2BP। जैसे ही दो ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा तो क्या हो जाएगा, इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपका इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये तो लिख सकते हैं ना, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB या BP इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, O1A अपॉन O2B इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप O1P अपॉन O2B, है ना। तो इस रिजल्ट पे तो जनरली फोकस नहीं होता, हमारा जो मेन फोकस होता है इस पे होता है AP अपॉन PB इक्वल टू O1A अपॉन O2B। अब देखिए O1A किसके बराबर है, R1 के बराबर है, O2B किसके बराबर है, R2 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AP अपॉन PB इक्वल टू R1 बाई
R2 है ना। ये R1/R2 के रेशियो में AP अपॉन PB जो होगा वो किसके रेशियो में होगा, R1/R2 के रेशियो में। जो R1/R2 का रेशियो होगा इसके किस तरीके से डिवाइड करेगा, इसको इंटरनली डिवाइड करेगा है ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से डिवाइड करेगा, ये इंटरनली डिवाइड। हाँ, तो ये रिजल्ट आप लोग नोट करके रखिएगा। जनरली इसी पे सवाल पूछा जा सकता है, जब थोड़ा सा सवाल को एक्सपैंड करेगा तो इस रिजल्ट पे भी आपको पूछा जाएगा। चीजें सारी पुरानी है, मैं बस एक बार आपको रिकॉल करने के लिए पुरानी बातों को, कि आपको इस तरीका का प्रॉब्लम आएगा तो इस तरीका का अप्रोच से हम लोग इसको सोच सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखते हैं कि दो टैंजेंट है ना, सोचिए कि अब दो सर्किल है ना, उसमें जो टैंजेंट है आपका कॉमन, आपका क्या बोल सकते हो उसको, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है, उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है ना। सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है वो किस रेशियो में डिवाइड, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसको डायरेक्ट टैंजेंट किसके रेशियो में डिवाइड करता है, रेडियस के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। फाइनली तो आपका यही आ रहा है ना। तो इसको हम लोग अब सोचते हैं कि अगर डायरेक्ट टैंजेंट हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, है ना। डायरेक्ट अगर कॉमन टैंजेंट है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर दो सर्किल है हमारे पास, है ना, तो उसमें जो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट ड्रॉ होता है वो आपको सेंटर्स को मिलाने वाले जो लाइन है उसको किस रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड करता है। तो देखिए अभी तो नहीं लग रहा है कि कहीं पे ये कट कर रहा है ना, सेंटर्स को मिलाने वाला लाइन देखिए O1 और 2 कुछ ऐसा होगा ना, लेकिन जैसे इसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करते हैं दोनों को, देखिए ये कहीं पे आपको ये कट करता हुआ दिखता है। देखिए यहाँ पे ये कहीं कट कर रहा है, पॉइंट P पे मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, आपका ये आपका ABP, ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा नहीं दिख रहा है, जगह कम था इसलिए थोड़ा वो कर्वी टाइप का हो गया, तो उस पर हम लोग को ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। ओके, ये स्ट्रेट ही लाइन है, आपको ये समझ में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सोचेंगे, यहाँ पे हम लोग सोचेंगे ट्रायंगल O2PB और ट्रायंगल O1PA को हम लोग सिमिलर करने का कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिए रेडियस से इसको मिलाने वाला लाइन से, देखिए अगर ये R1 देखिए ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, रेडियस और टैंजेंट के बीच का एंगल। यहाँ पे भी देखिए O2B, ये भी आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये P तो दोनों के लिए आपका कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया आपका O2PB, या बोल सकते हैं आप ऐसे लिख सकते O1PA सिमिलर किसको हो जाएगा, O2PB। जैसे आपका O1PA O2PB के सिमिलर हुआ, क्यों, क्योंकि देखिए P तो दोनों के लिए कॉमन है और ये एंगल 90 है, इसका मतलब ऑटोमेटिक है कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, थर्ड एंगल, है ना। इसके मतलब जैसे अगेन क्या हो जाएगा आपका, अगेन देखिए क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल सिमिलर तो इसके सारे साइड का रेशियो आपका इक्वल होगा। तो ऐसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP अपॉन BP इसका टू आप क्या लिख सकते हैं, O1A अपॉन O2B इसका टू आप क्या लिख सकते हैं, O1P अपॉन O2B, है ना। इसका मतलब आपका क्या हो गया, आपका ये रिजल्ट पे सवाल जो रेयरली पूछा जाता है, ये रिजल्ट पे ही लोग ज्यादा फोकस करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होगा आपका AP अपॉन BP या BP कुछ भी लिखिए, इसका क्या हो जाएगा आपका R1/R2, क्योंकि O1 है किसके बराबर है, R1 के बराबर, O2B R2 के बराबर है। तो ये भी आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए AP और BP जो क्या है R1/R2 के रेशियो में किस में तरह से डिवाइड कर रहा है, ये एक्सटर्नली डिवाइड, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले वाला केस में क्या था, ट्रांसफर टेंजेंट वाला में इंटरनली डिवाइड कर रहा था, और अभी किस तरह से डिवाइड कर रहा है, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोच सकते हैं। अब जैसे देखिए आपके पास ये रेशियो आपका, सोचिए कि R1 इक्वल टू आपका 5 है, ठीक है, और R2 इक्वल टू आपका है 3 सेंटीमीटर,
इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका AP अपॉन PV का जो वैल्यू होगा क्या आ जाएगा आपका 5/3। हाँ, ये किस तरीका का होगा वे एक्सटर्नल। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही। आप चलिए 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आज का सेशन को क्लोज करेंगे। उसके बाद कल के सेशन में हम लोग सर्किल को कोशिश करेंगे फिनिश करने का। उसके बाद हम लोग 2 क्लास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। उसके बाद 2 या 3 क्लास में हम लोग सर्किल का जो प्रॉब्लम्स होंगे अच्छे वाले उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पॉलीगॉन पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए, यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन ले लिए छोटे छोटे, है ना। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका एक क्वाड्रिलेटरल है ना, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ किया हुआ है ना। इस टाइप के सर्किल को हम लोग कोई नाम नहीं देते हैं, बस सिंपल बोलते हैं। अगर ऐसे सोचिए कि इस टाइप का सर्किल हो जो कि क्वाड्रिलेटरल के आपका वर्टेक्स से पास करे, है ना, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं अगर क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे, जिसको हम क्या बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ना। लेकिन इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कोई नाम नहीं बोलते, बस सिंपल बोल रहे हैं कि एक सर्किल है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब्ड किया हुआ है ना, जो कि क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच कर रहा है। तो यहाँ पे ये दिया वैल्यू दिया हुआ आपका एंगल AOD इक्वल टू 95 डिग्री है। तो आपसे पूछा जाता है कि एंगल BOC का वैल्यू क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स पिछले क्लास में हम लोग आपको विस्तार से डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे, उसको प्रूव भी किए थे कि जो आमने सामने का जो एंगल्स होता है इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल में, उसका सम कितना होता था 180 डिग्री। तो सोचिए अगर ये 95 है तो 180 होने के लिए इसको कितना चाहिए आपका 85 डिग्री, है ना। सिमिलरली अगर ये एंगल आपके पास दे दिया जाए कि आपका ये एंगल आपका 100 डिग्री था, तो अगेन ये आमने सामने वाला एंगल आपका क्या होता था 180। तो इस एंगल का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 80 डिग्री। हाँ, ये बहुत सिंपल सवाल था। अब देखिए इस टाइप का एक सवाल दिया जाए कि आपका इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपका सर्किल को इंस्क्राइब किया गया है ना, जो कि इसको समझ कि PQR इस कोई पॉइंट पे कट कर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपका CD का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, AB का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, AD का वैल्यू 14 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि BC का वैल्यू क्या होगा। तो फिर इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल में हम आपको बता चुके हैं पिछले बार भी कि जो आमने सामने का साइड का सम होता है, यानी कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, है ना। ये क्यों होता था, कैसे होता था, हम लोग वहां पे विस्तार से चर्चा कर चुके थे। अगेन देख लीजिए, देखिए ये कॉमन पॉइंट है ना, यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यानी कि DS इक्वल टू DR, ठीक है। यहाँ से देखिए अगेन C है, यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाए इसके, तो CR इक्वल टू आप क्या लिखेंगे CQ, है ना। अगेन देखिए BP इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका BQ, और देखिए AP इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AS के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो खुद रियलाइज करेंगे किस टाइप का आपके पास रिजल्ट होता है। नहीं तो आप पिछले क्लास का वीडियो को देखिए, और हम लोग बहुत अच्छे से समझाएं। तो अब देखिए यहाँ पे कितना सिंपल प्रॉब्लम है। 10 + 20 कितना होगा आपका 30। अगर ये 14 है तो टोटल होना चाहिए 30, तो 14 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 16 के बराबर हो जाएगा। यही होगा ना, 10 + 20 इक्वल टू 14 प्लस CD को BC को अगर हम लोग x मान लें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 16, यानी कि BC का वैल्यू आपका कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। अब आइए हम लोग प्रॉब्लम के लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं, 2 इस टाइप का और प्रॉब्लम कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, तो आपका और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा और बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर आपका एक सर्किल है ना। इस टाइप का प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। यहाँ पे ये दिया एज का वैल्यू आपका 10 सेंटीमीटर है, एज का वैल्यू अगर आपका 10 सेंटीमीटर है, और देखिए AB का वैल्यू आपका 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंस्क्राइब्ड सर्किल है उसका रेडियस क्या है, तो उसका एरिया भी पूछा जा सकता है, पेरीमीटर पूछा जा सकता है। लेकिन लॉजिक यही है कि इसका हम लोग को रेडियस कैसे सोचेंगे। देखिए इसका हम लोग अज्यूम कर रहे थे कोई सेंटर होगा ना, देखिए क्या इस पे टेंजेंट है ना, तो यहाँ से जो भी होगा सेंटर से जो रेडियस होगा वो इस पे परपेंडिकुलर होगा। अगेन देखिए यहाँ से जो सेंटर से जो इस पे जो पॉइंट आएगा रेडियस पे, ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए एज का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो एक ही पॉइंट से जो खींचा गया 2 टेंजेंट का सम, यानी कि AP का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, AP का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। टोटल 17 है, यानी कि BP का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। देखिए अगेन BP इक्वल टू कितना हो जाएगा BQ के बराबर, है ना। तो BQ AP आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। देखिए टोटल है 12,
तो सी क्यू का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। देखिए ये तो 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग देखिए रेडियस के बारे में कैसे सोचेंगे। यहाँ पे देखिए एक इन्फॉर्मेशन और है, यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, तब हम लोग इसको निकाल पाएंगे। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका क्या है, आपका परपेंडिकुलर है ना। अब देखिए ये भी आपका 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है, हाँ? ये भी 90 डिग्री पैरेलल है, तो ये क्या आपका कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर रहता है। अगेन देखिए ये रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, ये भी आपका कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, जो हमारे जो सर्किल इंस्क्राइब्ड है, फाइंड द रेशियो ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड लिख दीजिए, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा जो रेडियस आएगा वो कितना जाएगा आपका, रेडियस आपका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे लॉजिक यही था कि इसको हम लोग एक स्क्वायर बना रहे हैं ना। क्या ये एंगल आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ये टैंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल दोनों 90, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक 90 हो जाए। और देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है रेडियस के बराबर, तो ये 5, तो ये आपका 5। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोच सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे सीखते हैं कुछ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपका एबीसीडी एक आइसोसेलेस ट्रैपेजियम है, जहाँ पे एबी और सीडी इसका साइड पैरेलल है ना। समलंब चतुर्भुज एबीसीडी है, जहाँ पे एबी और सीडी आपका पैरेलल साइड्स है, और आपका एडी और बीसी नॉन पैरेलल साइड्स है। और ये दिया है कि एबी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और सीडी इक्वल टू आपका 18 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर हम लोगों ने एक सर्किल इंस्क्राइब किया है ना, उसका आपका रेडियस क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, इंपॉर्टेंट बात है कि इसको सोचेंगे कैसे। देखिए 10 सेंटीमीटर है, हाँ, क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इस पे भी हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। जैसे ही हम लोग इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, आपका आइसोसेलेस ट्रैपेजियम है ना। इसका मतलब क्या होगा आपका, इसका नॉन पैरेलल साइड बराबर है, यानी कि एडी इक्वल टू किसके बराबर है आपका बीसी के बराबर है ना। अब देखिए ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है ना, पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर, यानी कि इसका लेंथ और इसका लेंथ आपस में बराबर होगा। और ये आपका ये एंगल राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कोई पॉइंट पी क्यू आर है ना, टी और यू है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल पाएंगे, दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल ए टी डी है ना, कॉन्वेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल बी यू सी, किससे, आर एच एस। कारण क्या है, ए डी इक्वल टू है बीसी के बराबर, आपका ए टी इक्वल टू आपका हो जाएगा बी यू के बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन दो है, दो पैरेलल लाइन के बीच में, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो आर एच एस हमको ये कर सकते हैं कि आपका क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। जैसे ही सर्वांगसम हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड सारे इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन कर पाएंगे, डी टी इक्वल टू यूसी के बराबर हो जाएगा, है ना। और टोटल कितना है आपका 10 है, और ये कितना 18 है। इसका मतलब क्या है, आपका डी टी प्लस यूसी का वैल्यू कितना के बराबर हो गया, डी टी प्लस यूसी का वैल्यू कितना के बराबर हो गया, आपका 18 के बराबर हो गया। और डी टी किसके बराबर है, आपका यूसी के बराबर है, यानी कि 2 डी टी इक्वल टू कितना हो गया आपका, डी टी प्लस यूसी इक्वल कितना हो गया 18 माइनस 10, 8 के बराबर था, यानी कि डी टी इक्वल टू कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आपके पास कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तब हम लोग से पूछा जा रहा है किसका रेडियस क्या होगा। तो देखिए ये आपका टोटल कितना था, आपका ये आपका था 10 था, ठीक है ना, ये आपका कितना था 18 था। तो आमने सामने के साइड का सम कितना हो गया आपका 28 होगा कि नहीं, 10 प्लस 18 कितना होगा आपका, आमने सामने का साइड का सम कितना हो गया 28। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों साइड का जो अपोजिट साइड का सम है वो 28 होना चाहिए, यानी कि अगर आइसोसेलेस ट्रैपेजियम है तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा, है ना। और ये भी आपका 14 के बराबर हो जाएगा। आप देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या हो गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना है। इसका आपका क्या है, हाइपोटेनस 14 है और बेस आपका क्या है 4 है। तो परपेंडिकुलर का लेंथ क्या हो जाएगा आपका, तो परपेंडिकुलर 80 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है ना।
इससे हम लोग चाहें तो क्या कॉमन ले सकते हैं, सीधा कर लेते हैं छोटा। 1440 कितना होता है 196 माइनस 16 का अंडर रूट, है इसका मतलब कितना होगा आपका रूट अंडर 180। रूट अंडर 180 को आप क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 5 यानी कि 6 रूट 5 लिख सकते हैं ना। ये किसका बड़ा वैल्यू आया 6 रूट 5, 80 का वैल्यू आया, इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 6 रूट 5। अब देखिए क्या है ये पैरेलल। अब देखिए कहीं इसका कोई सेंटर होगा, इससे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इसे, ये भी आपका इस पे सेम ये टेंजेंट ही होगा, है ना, एक ही पॉइंट से पास करेगा। तो देखिए इसका डायमीटर किसके बराबर हो जाएगा आपका 6 रूट 5 के, हाँ ये भी 90, ये भी 90। तो डायमीटर कितना के बराबर होगा आपका 6 रूट 5 के। तो रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ सब लोग क्या लिख सकते हैं डायमीटर कितना के बराबर हो गया आपका 6 रूट 5, यानी कि रेडियस कितना हो गया आपका 3 रूट 5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सोच लेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, डीप स्टडी कीजिए। तो आप लोग हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय।